बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कराची में रिकॉर्ड बारिशों के 5 रोज़ बाद भी शहरी एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कराची के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो अभी तक ज़ेरे आब हैं और बिजली के तातुल का शिकार हैं। कुछ इलाकों में नाज़रीन 90 घंटे से ज़ायद हो गए हैं, अभी तक बिजली मौजूद नहीं है और शहरी कंप्लेंट्स भी लिखवा रहे हैं, इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रवां हफ्ते जो है वो एक हतमी शक्ल उसे देने की बात की है और इस हवाले से एक मीटिंग हुई है जिसमें अली जैदी साहब थे, असद उमर साहब थे और इसके साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब थे और चेयरमैन NDMA भी थे। और इस मीटिंग में ये कहा गया कि एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया जाएगा जो कि जिसकी तवील मुद्दत होगा और जिसके बाद हम ये देखेंगे नकासी आब का मसला हो या दीगर कराची शहर के मसाइलों, क्योंकि कराची बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मईशत के हवाले से भी, पाकिस्तान कमाता भी है कराची से, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस शहर पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती हुकूमत की जानिब से जिस तरह से दी जानी चाहिए थी। ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आखिर होगा क्या, कब तक कराची वाले सुकून का सांस लेंगे और क्या अब विफाक और सिंध, क्योंकि वजीर आजम की इस हवाले से बात भी हुई है सिंध हुकूमत से, और सिंध हुकूमत और विफाक क्या अब सियासत के बजाय कराची पे फोकस करेंगे, क्योंकि कराची का मसला जब भी आता है दोनों एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और सियासत की जाती है। कराची की बेहतरी के लिए क्या इकदाम उठाने वाली है हुकूमत और विफाकी हुकूमत, खसूसन सिंध हुकूमत, इस पर आज बात करेंगे। और आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं इनमें रेहान हाशमी साहब हैं, रहनुमा हैं MQM के, साथ हमें ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने, रहनुमा हैं PTI की, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमान गिरामी का। रेहान हाशमी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। सबसे पहले हमें यह बताइएगा कि कराची का ये मसला अभी का नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है, बहुत पुराना मसला है। और अगर अभी बात की जाए बारिशों के हवाले से तो रवा साल के दौरान तकरीबन 70% बारिशें हुई हैं और क्लाइमेट चेंज की जिस तरह से पोजीशन चल रही है, आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में ये प्रेडिक्टेबिलिटी है कि इसी तरह बारिशें होंगी। क्या अगर आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले दिनों में अगर मुस्तकबिल की बात की जाए इसी तरह सिस्टम रहा तो बहुत परेशानी का बायस बनेगा और अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। क्या कहेंगे कि कराची के लिए क्या ऐसी चीज होनी चाहिए, क्या ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे कराची वालों की मुश्किलात कम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये समझ लेनी चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान एज अ सिग्नेचरी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हवाले से उसमें एक कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज का, उसमें कंपोनेंट है वाटर कंजर्वेशन का, और आने वाले दिनों में जो MDGs हैं उसमें ये इंतहाई अहमियत के हामिल कंपोनेंट हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से, ओजोन डिप्लीशन की वजह से, कार्बन ओमिशन की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट डाउन होने की वजह से, सतह समुंदर के बुलंद होने की वजह से ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ये इसके असरात बड़े ही भयानक रूनुमा होंगे। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के उन ममालिक में भी कि जहाँ पर माजी में मौसमियाती तब्दीली का शिकार या मौसमियाती तब्दीली को देखा नहीं गया था, तो आने वाले दिनों में या चंद सालों में हम देखेंगे कि वो हीट वेव कराची में उसकी एक मिसाल है, मौजूदा बारिशें उसकी एक मिसाल है, और आने वाले दिनों में 30 से 40 सालों में मजीद ये खतरनाक किस्म के असरात होंगे। अच्छा, अब दुनिया के दीगर ममालिक ने जो ट्रीटी साइन की है MDGs की, उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि आने वाले दिनों में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से शहरों को, लोगों को तैयार किया जाए और महफूज बनाने की काविशें की जाए। और उसी तसलसल में वर्ल्ड बैंक ने एक ग्रांट एलोकेट की थी, उसको स्विफ्ट के नाम से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने उसको इस्तेमाल करने में देर की और अभी शायद इस्तेमाल करना है उनको। उसी प्रोग्राम का एक तसलसल है क्लिक प्रोग्राम, लिवेबल सिटी के हवाले से है कराची का, और उसमें एक ह्यूज अमाउंट जो है वो मख्तस किया जाना है। कराची क्योंकि मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन है, और मल्टी एथनिक सोसाइटी है, जिस तरह ग्रोथ रेट है यहाँ पर, पॉपुलेशन का इनफ्लो है, पॉपुलेशन की ठीक अपनी ग्रोथ रेट है, ठीक। उस तनासुब से कराची को वसाइल नहीं दिए गए। यानी कि पहले यहाँ पर 5 लोगों के सेवरेज के निज़ाम का इंतजाम था अगर किसी घर में,
तो आज वहाँ पर कराची के वसाइल के हवाले से बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बिल्कुल बात ये दुरुस्त है कि कराची को उतने वसाइल दिए नहीं गए हैं, आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, और नकासी आप की बात की जाए तो वो भी निज़ाम प्रॉपर नहीं है। लेकिन बैरिस्टर आमिर साहब, हम बहुत सारे प्रोग्रामों में ये डिस्कस करते हैं, ये बात होती है, और फिर उसके जवाबात भी आपकी जानिब से दिए जाते हैं। अब मैं एक जो इंटरेस्टिंगली अब नई चीज़, जो नई डेवलपमेंट इन हालिया बारिशों के बाद सामने आई है, कि जो लोग ज़रा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे ना सिंध हुकूमत के हवाले से, अब उनका सॉफ्ट कॉर्नर ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो थ्रेश होल्ड जो है वो आप पार करते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत पे तनकीद हो रही है, और अब तनकीद करने वाले ज़्यादातर वही लोग भी हैं जो आपकी अपनी सफ़ों में खड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर तो तनकीद करने वाले ये कोई नए पैदा हो गए हैं तो ज़रा मुझे बता देंगे कौन से हमारी सफ़ों में खड़े लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। एक डिज़ास्टर है, एक आफत है, बारिशें हुई हैं, सैलाबी सूरत हाल है, अर्बन फ्लडिंग क्या सिर्फ कराची का इशू है? क्या दुनिया भर में ये इशू नहीं है? फ्लोरिडा भी सिंध हुकूमत की वजह से शायद मसला है। मुंबई में भी जितना मामला हुआ है वो भी सिंध हुकूमत का है। लाहौर में जितना फ्लड आया है वो भी मुराद अली शाह का कसूर है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर तो मामलात को इस तरह देखना है तो इस तरह ही सही कि 80% अथॉरिटी यहाँ पे वफाकी हुकूमत की है, और एक वो हुकूमत ख़त्म हुई है कल जो लोकल गवर्नमेंट थी 2 दिन पहले, और वो 60 अरब रुपए का उसका फंड था। कभी उन्होंने पूछा कि ना सफाई उनका काम था, ना सीवरेज उनका काम था, ना पानी देना उनका काम क्या था? वो जो गए हैं मेयर साहब। तो बात ये है कि अगर तो इल्ज़ामात लगाने हैं, और इस मौके के ऊपर, जबकि कराची के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, वो किसी मुसीबत का शिकार हैं, आफत का शिकार हैं। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम इल्जामात की सियासत में पड़ जाते हैं। आप कहते हैं कि एमक्यूएम का क्या काम था, एमक्यूएम कहती है कि सिंध हुकूमत ने क्या करना है, फिर पीटीआई कहती है वहां तो जी सिंध हुकूमत है। आप लोग कहते हैं कि पीटीआई के ज्यादा एमएनए इस कराची से मुंतखब हुए हैं। तो अल्टीमेटली कराची को देखेगा कौन अगर ये तमाम तर इल्जामात लगते रहे? देखिए, कराची को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखें ना, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है। एक फेडरल गवर्नमेंट है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 80% अथॉरिटी फेडरल और लोकल गवर्नमेंट की है, और ये रिटर्न दे के आए हैं मेयर कराची सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुओ मोटो के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद आप भी जानते हैं कि क्या है, सब ने मिलकर काम करना है। जितनी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है उसे भी कर रहे, उसे भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, जितनी वफाकी हुकूमत की है उसे भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, और जितनी लोकल गवर्नमेंट की है उसे भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। और फिर देखिए, अभी गुफ्तगू और देखिए, क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया का मसला नहीं है। और उसके बाद देखें कि हमारे मुल्क के अंदर ये प्रायोरिटी किस जगह पे है। क्या किसी ने इस पर, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर आपकी जरदाज गुल हों और उनकी जरताजियाँ चल रही हों 2 साल से, तो उसके बाद आप कभी किसी से सवाल नहीं करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार है? एक आपको हमने बस कोरोना में अच्छा काम कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने, उसके बाद सारे खिलाफ हो गए। अच्छा जी, अब तो बारिशों से 15 दिन पहले से वहां पे एनडीएमए मौजूद है, क्या हो गया? फिर दूसरों ने क्या कर लिया बेहतर? तो अगर पूरे मुल्क का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात तो सुन ले जी जी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे की पूरी कराची में बैठी है, और अगर कराची में पानी ज्यादा तो सिर्फ सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज करना है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो भले करें, उससे मैं आपको रोक नहीं सकता। सबको, वो सबका हक है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट पीपल्स पार्टी है। आज मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि किसी तरह सिंध से पीपल्स पार्टी निकल जाए, कराची छीन लिया जाए। लाहौर बहुत अच्छा हो चुका है, इस्लामाबाद अच्छा हो चुका है। लाहौर आए ना, मेरे पास आए लाहौर में। मैं ये लाहौर की आप बात कर रहे हैं, लाहौर की बात कर रहे हैं। नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ, आप लाहौर का इशू उठाएंगे नहीं? क्यों नहीं उठाएंगे सर, हम इसी प्रोग्राम में लाहौर की भी बात करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, लाहौर की भी बात करते हैं, आपके सामने ही अभी करते हैं। जी नुसरत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मसला ये है कि कराची के मामले पर सियासत होती है, और जब कराची के मामले पर सियासत होती है, जो उसके मसाइल हैं वो हल नहीं होते, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एम्प्लीकेशंस हैं।
अगर बात की जाए कि कराची की, तो कहा जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से आप लाहौर आके देख लें, लाहौर में भी वही मसला है, नकासी है आपका मसला है, और अब तो आपने बड़ी लड़ के और बड़ी मेहनत के बाद ये हुकूमत ली है, लाहौर में पंजाब में आपकी हुकूमत आई है, तो पीटीआई वहाँ पे भी कोई कारकर्दगी दिखाती हमें लाहौर में नज़र नहीं आ रही है। और लेकिन जब तनकीद की बात की जाए तो आप लोग कराची पे फिलफौर तनकीद करने लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। अपने प्रोग्राम में आपने मुझे चांस दिया कि मैं आके अपना बात करूं। देखिए, जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो लाहौर में बेशक बारिश हुई, शदीद बारिश हुई, और जाहिर है कि वो जो सड़कें वहाँ पे बनाई गई थी अरबों की, वो टूट के पिछले साल ही हमने देख लिया था कि वो नियाग्रा का मंजर पेश कर रही थी। तो हमने 2 साल में ना कोई बिगाड़ पैदा किया है, ना कोई ऐसी चीज पैदा की है। ये पहले से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम था और उसकी वजह से जो भी तबाही आई है वो आई है। लेकिन इस वक्त और इसके बाद अब ये होगा कि पंजाब हुकूमत इस पर बिल्कुल पूरी तरह काम कर रही है, और अगर खुदा न खास्ता अगले साल ऐसी कोई चीज हुई तो इस तरह की तबाही नहीं आएगी। वैसे भी पंजाब और इस्लामाबाद और बाकी इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे बारिश होती है और वो सिस्टम इस तरह का है, ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पंजाब में, तो वो उससे गुजर जाता है, बारिश पता भी नहीं चलती, फैलती भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली कराची का आपने मसला कहा ये कि है लाहौर कि में काम हो रहा है, क्या काम लाहौर में हो रहा है नकासी है आपके लिए? अभी फिलहाल इस तरह की कोई चीज नहीं है, लेकिन प्लान बन चुके हैं, और इसके बाद ये बारिशों का मौसम खत्म हो प्लान गया, तो इसके कराची बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी वजीर आजम ने तरतीब दे दिया, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और फिर डिस्कस करते हैं कराची की सूरत हाल को मजीद, और आपको बताते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक्चुअली है क्या। वेलकम बैक नाज़रीन। और वज़ीर आज़म जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात करें, वो प्लान एक्चुअली है क्या, उसके हवाले से हम बात करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एग्जैक्टली क्या है, इसके जो आप कह सकती हैं कि बुनियादी जुज़ हैं, जो बुनियादी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, हमारे साथ आप शेयर करेंगी नुसरत वाहिद साहिबा? जी देखें, कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये पिछले कम से कम 70 सालों से तो जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो है, लेकिन पिछले मैं समझती हूँ कि 12 साल से कंटिन्यूस हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और फिर उससे पहले एमकेएम मुसलसल हुकूमत करते रहे हैं कराची पे, और उन्होंने जिस तरह इसको तबाह किया है वो आम उससे नहीं हुआ। उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश दरकार थी जो कि की गई है। यानी इस शहर को जानबूझ के तबाह बर्बाद किया गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी था जिसको इस वक्त दुबई और इस्तांबुल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन आज ये जहाँ पे है उसके वो खुद से नहीं हो गया। इसको बिगाड़ा गया, इसको कोशिश की गई कि ये वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे आज है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस वक्त जो बेहतरीन काम किया है वो ये कि पीपल्स पार्टी को, एनडीएमए को और पीटीआई तीनों मिलके इसके लिए काम करेंगे, और इसको जितनी जल्दी इसका तबाही से इसे बचा सकें वो किया जाए। उसके लिए जाहिर है जो पैसों की, जो बजट की जरूरत होगी वो भी दिया जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि सब लोग मिल के काम कर रहे हो, क्योंकि जब तक मिल के काम नहीं होगा तब तक कोई भी काम हो नहीं सकेगा। क्योंकि ये शहर किसी एक का नहीं है, ये हम सबका शहर है, और बल्कि पाकिस्तान का शहर है जो कि 80% इमरान खान साहब बहुत अरसे से कह रहे थे मैं कराची के लिए कुछ करने जा रहा हूं, और कराची के लिए हम सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, और एग्जैक्टली ये भी बात कही जा रही थी कि बहुत जल्द आपको कोई ब्रेक थ्रू नज़र आएगा कराची के हवाले से। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात की जा रही है, क्या इस प्लान का बुनियादी नुक्ता ये है कि जिस तरह सिंध हुकूमत के साथ आप एक महाजराई की सूरत में रहते थे कराची को लेके, वो महाजराई ख़त्म करके मिल बैठ के काम होगा और इदारों को साथ शामिल किया जाएगा? Exactly, मैं यही बात कर रही हूँ कि तीनों इदारे मिल के काम करेंगे, क्योंकि जब तक मिल के काम नहीं होगा तब तक कराची
कुछ बन नहीं सकता। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अभी तक हमारे पास फंड की कमी थी। फंड, आपको पता है कि इस मुल्क में जब हमने हुकूमत संभाली है तो फंड की क्या पोजीशन थी, उसको संभालते संभालते जहाँ पे इकॉनमी बेहतर हुई वहाँ कोरोना आ गया। कोरोना से फारिग नहीं हुए अभी पूरी तरह, तो ये सैलाब आ गया। अब इसका क्या किया जाए? ये चीजें मुझे लगता है कि ये चलती रहेंगी कभी कुछ के हिसाब से, लेकिन हमें इन सारी चीजों से लड़ना सिर्फ और सिर्फ इस तरह है कि हमें आपस में इत्तेहाद रखना होगा। हमें किसी से दुश्मनी तो किसी को भी किसी से नहीं है। जाहिर हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो और स्पेशली कराची बेहतर हो, क्योंकि कराची है तो पाकिस्तान बेहतर होगा। रेहान हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। रेहान साहब, क्या आप लोगों से एमक्यूएम चूंकि बल्दियाती हवाले से भी बड़ी स्ट्रांग रही है और आपके मेयर भी वहाँ पे मौजूद थे जो कि अब ख़त्म हो गई है उनकी मुद्दत, अब मुझे ये बताएं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में आप लोगों को शामिल किया गया, आप लोगों से कोई मुशावरत की गई, आप लोगों को स्टेक होल्डर बनाया गया या नहीं? देखें, ये बात बताता चलूं कि एमक्यूएम का कोलिजन फेडरल गवर्नमेंट के साथ कुछ नुकात पर हुआ था, तो उसमें सर फहरिस्त कराची पैकेज था। और कराची रिहैबिलिटेशन के हवाले से आपने पिछले साल या आपने नोट भी किया होगा कि हमारा मुख्तलिफ मौके पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हत्ता के एहतजाजन वजारत से इस्तीफ़ा देने का भी मामला शामिल था। उसके बाद नेगोशिएशंस के बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से है चीज़ मौजूद। उसमें एमक्यूएम को इनिशियली तो रखा गया था, और एमक्यूएम अभी मेरा नहीं ख्याल, मुझे अभी क्योंकि मैं हतमी तौर पे कुछ बता नहीं सकता कि कौन गया था अटेंड करने और कौन इसको लीड कर रहा है, लेकिन मुतवातिर इसी हवाले से, क्योंकि हमारा कोर पॉइंट यही है। लेकिन अलमिया ये है कि एक वक्त ऐसा था जब कराची को मुशर्रफ साहब ने एम्पावर किया था और कराची पैकेज दिया था। एक मेगा सिटी है जो कि इकोनॉमिक हब है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आप चाहते हैं तो कराची की बेटरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो एमक्यूएम तो उसकी मिसालें दी जाती थी ना। सूरत हाल ये है कि कराची के मेयर के पास कराची की ड्राइविंग सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनका स्टेक कराची में उस तरह आप नहीं है, कह रहे अर्बन हैं कि सिटी में बेसिकली नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर की बात की जाए और वसीम अख्तर के दौर की बात की जाए तो डिलीवरेंस इस वजह से नहीं हुई कि आप लोगों के पास फंड्स नहीं आए, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है 60 अरब के फंड्स मौजूद थे। बैरिस्टर आमिर हसन की जानिब में बढ़ूंगा। बैरिस्टर साहब, आखिरकार इस मसले का हल किस तरह से मुमकिन है? अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम मिल के काम करेंगे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इस पर अब सियासत नहीं होगी, मिलकर काम किया जाएगा आगे? क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा है और इस हवाले से बातचीत भी हो रही है कि अब जो है सियासत नहीं करनी, इस मसले को हल करना है। तो डू यू थिंक कि ये इसी तरह से होगा या कि सिर्फ बातों की हद तक है, सिर्फ एक कमेटी बनाने की हद तक है, सिर्फ मीटिंग्स करने की हद तक है? देखिए, उम्मीद, मैं शक नहीं करूँगा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही जैसे वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो करेंगे। इसका हल यही है कि कोऑर्डिनेशन हो मरकज़ी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की और लोकल गवर्नमेंट की, और ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो के शहर के लिए भी, सूबे के लिए भी और मुल्क के लिए भी काम करें। आप अंदाज़ा करें ना कि एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले बारिशें हुई थी, तो आजकल जो प्रेसिडेंट है अलवी साहब, उन्होंने कोई 1 फुट 2 फुट पानी खड़ा था तो उसमें कश्ती चलाई थी लाइफ जैकेट पहन के, 7 लोग पैदल चल रहे थे। वीडियो भी आपको मिल जाएगी अगर आप यूट्यूब पे चाहेंगे। तो अब उनका शहर डूब गया, वो तशरीफ़ ही नहीं लाते। वज़ीर आज़म साहब को नहीं चाहिए था कि वो आते, एक इजलास की सदारत करते, वज़ीर आला को बिठाते, गवर्नर को बिठाते, एनडीएमए के चेयरमैन को बिठाते, तमाम मामलात को देखेंगे। जल्द आएंगे, अल्लाह करे वो जल्द आ जाए, जल्द आ जाए। हमने तो सुना था कि वो कराची के वज़ीर आज़म हैं, जलसों में तो यही कहते रहे थे, और आते जितना है आप भी जानते हैं। देखिए, ज़रूरत ये थी कि 100 साला रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, और इसमें ना सदर साहब अपने शहर में मौजूद हुए हैं, ना वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए हैं। अगर वो इधर बैठते, सिंध हुकूमत के साथ बैठते, लोकल गवर्नमेंट के साथ बैठते, गवर्नर साहब बैठते, आपस में कोऑर्डिनेशन, अभी जैसे जो पीटीआई की हमारी मोहतरमा है उन्होंने फरमाया है कि अभी हम प्लान बना रहे हैं, 2 सालों में अभी एक धेले का इन्होंने कराची में काम नहीं किया, और ये सिर्फ प्लान बना रहे हैं। और इनकी वफाकी हुकूमत थी, इनके इत्तेहादियों की लोकल गवर्नमेंट थी, और उसके बाद सारा फंड, अगर कोई मरकजी हुकूमत कराची को फंड नहीं देगी, आपका प्लान तो कैसे? आप लोग काम करके दिखा दें। हम कह रहे हैं भाई, लेकिन उतना पैसा चाहिए। वफाकी हुकूमत पैसा देती है, कितना पैसा? कराची को अगर
फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो कराची नहीं सही बन सकता। लाहौर के अंदर जितने बड़े मंसूबे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे, क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट थी, वो ऊपर से भी पैसे, PMLN की गवर्नमेंट ने ना पिछले दौर में पैसा दिया है कराची को, ना 2 साल से इस हुकूमत ने कोई पैसा दिया है। ये सिर्फ नारे लगाते हैं, सियासत करते हैं आफतों के ऊपर। अब तो वफाकी हुकूमत PTI की है ना, जब आप लोगों की अपनी हुकूमत थी, जब जरदारी साहब कर रहे थे, तब वो 7 साल पुरानी बात है सर, पुरानी बात है, डिस्कस तो होगी ना। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर ब्रेक से जब आएंगे तो फिर बैरिस्टर साहब से ही प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आप कहीं मत जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। और वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह साहब ने कहा है कि हुकूमत बारिशों से होने वाली तबाही का अजाला करेगी। बैरिस्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब बताएं, क्या अजाला किया जाएगा, किस तरह से अजाला किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ना सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान हुआ है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है और काफ़ी तबाही आई है, तो किस तरह से अजाला करेंगे आप लोग? देखिए, इंसानी जान का तो कोई अजाला नहीं होता। ये कहना कि इंसानी जान का क्या अजाला करेंगे, जब भी कोई मुसीबत या आफत आती है तो उसमें इंसानी जानों के लिए दुआ की जा सकती है। बहरहाल हुकूमतें हमेशा कोशिश करती हैं कि अपने तय फैसिलिटेट करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमेशा रिलीफ देने की कोशिश करती है। इंशाअल्लाह ताला जो नुकसानात आम आदमी को हुए हैं उसके लिए गवर्नमेंट देखेगी और जो उसके वसाइल के अंदर हुआ उससे बढ़ के करने की कोशिश करेगी। ये हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार और एक अहद रहा है, एक कमिटमेंट है आवाम के साथ। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये मुश्किल वक्त है, इसमें सबको मिलना होगा। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज इशू है, पॉपुलेशन का बढ़ना इशू है, उसके बाद ये जो अर्बन फ्लडिंग है इसी की रीज़न है, और फिर सबसे ज़्यादा 100 साला रिकॉर्ड टूटा है बारिशों का। लेकिन हम हैरान हैं कि वज़ीर आला सड़कों पे नज़र आता है, वज़रा नज़र आते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का कोई शख्स नज़र नहीं आता। सदर साहब इस शहर के रहने वाले हैं, वो नज़र नहीं आते। बैरिस्टर साहब, आपका दुरुस्त शिकवा बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है, लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट। और पॉइंट ये है कि नकासी आब के लिए क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ मीटिंग से या दौरों से कुछ नहीं होगा। नकासी आब असल मसला है कराची का, और उसके लिए क्या कोई प्लान मुरतब किया गया है? क्योंकि ये मसला अभी का नहीं है, ये बहुत सालों से मसला चल रहा है। जब तक पानी नहीं निकलेगा, रोड पे जमा रहेगा, जब तक आप नकासी आब के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा? वजीर आजम आ जाएं, वजीर आला सिंध आ जाएं, हम किसी के हवाले से कोई बात नहीं करते, लेकिन नकासी आब के मसले पर मिल बैठकर एक ऐसा ड्रेनेज प्लान तरतीब देना होगा जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलात हल हों। वजीर आजम आए, चाहे वजीर आला सिंध जाए। भाई, ये आपका मेरा टीवी प्रोग्राम के साथ बैठ के तो नहीं हल हो जाएगा ना। सर, आप लोगों ने बताना है ना अवाम को, हमने गाइड तो करना है, अवाम को बताना तो है। और नहीं भाई, गाइड ऐसा नहीं होगा। हुकूमतें मिलेंगी, सरबराह मिलेंगे, वफाकी हुकूमत फंड देगी और जो उधर की लोकल गवर्नमेंट है वो काम करेगी। निकासी का काम सूबाई हुकूमत का काम नहीं होता। और ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है भाई, आप समझते क्यों नहीं कि 100 साला रिकॉर्ड टूटा है, रिकॉर्ड बारिश हुई है। इसमें तो अमेरिका जैसे मुल्क बस हो जाते हैं, यूरोप बस हो जाता है। आप इधर बैठे हैं जी, निकासी आप कैसे मसला हल होगा? और यार, बारिश हुई है, 100 साला रिकॉर्ड टूटा है, या आप इस पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई क्या पाइप डाल दें पूरे शहर के अंदर एकदम से? ये बड़ा मसला है, ये आफत आई है भाई, इस पे पॉइंट स्कोरिंग ना करें। इस पे लोगों को बताएं ये इशू है। पॉइंट स्कोरिंग, अगर आप समझ रहे हैं पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं हो रही। मैं यहाँ पे सियासी पार्टी का कोई कारकुन तो बैठा हुआ नहीं हूँ जो पॉइंट स्कोरिंग करूंगा। मैंने तो आपसे यही पूछा और आपने कहा था लाहौर का नहीं हुआ। आपके सामने नुसरत वाहिद साहिबा से पूछा है मैंने कि लाहौर के मसले पर उनकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि लाहौर के मसले पर काम हो रहा है। मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, क्या 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 काम हो रहा है? उन्होंने कहा प्लान हम कर रहे हैं। नहीं है क्वेश्चन, जी जी, क्वेश्चन और आंसर होना चाहिए ना। आपकी मेरी कोई बहस तो बनेगी नहीं। एग्जैक्टली, मैं आपसे बहस करने आया हूं, मैं आपके सवालों का जवाब देने आया हूं। जी और जी, सवाल का जवाब उसका ये है कि ये जो मामला है सीवरेज का, हर शहर में प्रॉब्लम है। क्या लाहौर के अंदर प्रॉब्लम नहीं है? क्या
पेशावर, सर, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं ना, ये प्रॉब्लम हल किस तरह से पूरा होगा? पेशावर डूब गया, पूरा मर्दान डूब। भाई फंडिंग दें, प्रायोरिटीज रखें, ठीक है। लोगों के ऊपर खर्च करें। नुसरत पाकिस्तान भाई के सारे साहब, इदारे बैठे, क्या वो विफाक देखें जो है कि इस सिंध को मुल्क में पैसे सेहत देने को जरूरत तैयार है, है, अब क्या तालीम सिंध का जरूरत फंड है, बढ़ाया जाएगा इस या हवाले दिफा से? जरूरी है? जी जी देखिए, सिंध को जो फंड देंगे, आज ही मैं सुन रही थी शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि इनके चीफ मिनिस्टर ने उनसे 10 अरब रुपए मांगे हैं। तो उन जो जवाब आया है वो ये कि हमारे पास नंबर 1 तो 10 अरब रुपए नहीं है, और नंबर 2 अगर होते भी तो हम आपको नहीं देते, क्योंकि वो ओमनी ग्रुप में चले जाते। क्योंकि अब एतमाद खत्म हो गया है इन लोगों के ऊपर से। पहले भी आपको पता है कोरोना में जिस तरह पैसे दिए गए, इनको 1 अरब 20 करोड़ रुपए दिए गए फूड पैकेजेस के लिए, और वो कहाँ गए किसी को नहीं पता, किधर से आए और किधर गायब हो गए। पूछा गया तो कि हमने रात के अंधेरे में बांट दिए। भैया अपनी जेब से दे रहे थे कि रात के अंधेरे में बांट दिए? ये तो आपको बांगे दहल देना चाहिए था कि फेडरल हुकूमत ने हमें इतने पैसे भेजे और हम कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि हम उसके पैकेजेस बनाते, अगर 2,500 हजार का भी एक पैकेट बनता तो कम से कम 37 लाख पैकेट बनने थे। और वो 37 लाख पैकेट बनने के लिए कौन सी दुकान से खरीदे, कौन से ट्रस्ट से लिए, कौन से इलाके में बांटे, कुछ तो प्रूव होता। जब ये सारे पैसे जो इनको मिलते हैं 18 अमेंडमेंट के हिसाब से, वो भी गायब हो जाते हैं। कोई आप देख लें, इन तमाम इलाके में, सिर्फ कराची की बात नहीं करी, पूरे सिंध को जाके देख लें, जितनी तबाही मची हुई है। कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ इन्होंने इस तरह करके वो कागजों में जरूर दिखाए हुए, कागजों में इनके सारा कुछ होता है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं होता। तो ये वाली चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी, तब तक काम के लिए सिंसियर नहीं होंगे, तब तक कैसे फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे? फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे दरख्त तोड़ के तो नहीं आ जाते। आपको पता है कि इकोनॉमी पहले ही किन हालात में थी। इस वक्त हम एक एक पैसा बहुत संभाल के खर्च कर रहे हैं। आपको पता है, आपके वजीर आजम, आपके सदर जी 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 बिल्कुल ठीक है। रेहान हाशमी साहब की जानिब मैं बढ़ूंगा। रेहान साहब, आप ये समझते हैं फंड्स का इशू पीपल्स पार्टी भी कहती है और एमक्यूएम की जानिब से भी यही कहा जाता है फंड्स का इशू, लेकिन विफाक अब कह रहा है कि 10 अरब रुपए जो मांगे जा रहे हैं वो तो हमारे साथ पास मौजूद ही नहीं है, हम कहाँ से दें? देखें, एक बात रखिएगा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की सिंध गवर्नमेंट ने आज तक मीटिंग कॉल नहीं की है, प्रोविजनल बुनियादों पे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल पुरानी मरदमशुमारी के तनासुब से कराची को या सिंध में फंड को डिवॉल्व किया जा रहा है। ये गिला करते हैं कि एनएफसी नहीं किया दिया जाता है, इनको एनएफसी में शेयर नहीं दिया जाता। तो इसमें भाई कराची का क्या कसूर है? कराची तो अपने हिस्से का पैसा अदा कर रहा है ना फेडरल गवर्नमेंट को। और तो कराची का शख्स, कराची में रहने वाला तमाम जो कि मुख्तलिफ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, वोटर है, वो सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। कराची पे हमेशा से सियासत होती रही, लेकिन जो कराची के असल स्टेक होल्डर्स हैं, जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है, उससे पूछा नहीं जा रहा। अभी ये 10 अरब का जो सिलसिला आ रहा है, तो भाई आपने किससे इवेल्युएट किया है? जब तक ये कल्चर के पार्लियामेंटेरियंस के जरिए, पार्लियामेंटेरियंस का काम लेजिस्लेशन का है, जिस तरह खातून ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है कि पॉलिसी साजी होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। डेवलपमेंट का क्या काम पार्लियामेंटेरियंस का? डेवलपमेंट का काम मौजूद के साथ पार्लियामेंटेरियंस के सुपुर्द या उनके जरिए इसलिए कराया जाता है क्योंकि हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का कल्चर हो गया है पॉलिटिकल इंसेंटिव देने के लिए, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि थर्ड टीयर को हमने मजबूती नहीं करना। रेहान साहब, अगर वन लाइनर मैं पूछूं, वन लाइनर आप क्या कहेंगे कि हल क्या है? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, टाइम मैं चाह रहा हूं कि आप तीनों हजरात जो हैं ये वन लाइनर में अपने तौर पे जो आप लोगों के पार्टी का मौकफ है, जो आप लोगों के जहन में कि कराची के मसले का हल क्या है? मैं बताऊं क्या इस बारे में? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही। अच्छा देखें, आइन की पासदारी हो जाए, आर्टिकल 140A का इतलाक हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स थर्ड टियर तक डिवॉल्व हो जाए और रिव्यू किया जाए 18वीं तरमीम को और पावर किया जाए। नुसरत भाई साहब, आपके जहन में क्या सजेशन है इस हवाले से? बिल्कुल सही कह रहे हैं रेहान हाशमी साहब, क्योंकि जब तक इक़्तिदार नीचे के हलकों में नहीं जाएगा तब तक काम नहीं हो सकेगा। जब तक हम गली गली के जो हमारे लोग हैं उन तक उनका कोई लीडर उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेगा, नहीं रेडी होगा सॉल्व करने के लिए, तब तक ये चीजें नहीं होंगी। पैसा नीचे तक जाना चाहिए और नीचे फिर लोगों के मसलों को हल कर रहे हो। सर, योर ओपिनियन? सबसे ज़रूरी बात है सारे सूबों को उनका हक दें। 200 अरब रुपया इन्होंने सिंध का रोका हुआ है,
अगर वफाकी हुकूमत पैसे, ये कोई मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी नहीं है, मुल्क फतह करके नहीं आए और ना पैसा इनका है, सारे सूबों का हक है। कराची को उसका हक दें, सिंध को उसका हक दें, पंजाब को उसका हक दें। पंजाब को भी इन्होंने फंड नहीं दिए। ये वज़ीर आज़म कौन है, ये बैठ के पैसे लेके बैठ गया है और कह रहे हैं जी 10 अरब नहीं देंगे, आपने 200 अरब देना है सिंध का। आप कौन होते हैं फंड रोकने वाले किसी मुल्क के? आप कौन से ईमानदार हैं? आप सारे चोर चकार आके बैठ गए हैं, 300 अरब तरीन लूट के ले गया है। आप दूसरों को बता रहे हैं सबसे ज्यादा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर सिंध में लगा है, सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स बने हैं, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी है। आपने केपीके बर्बाद कर दिया 7 साल में, 2 साल में आपने पंजाब तबाह कर दिया है। यहाँ पे एक गूंगा बुजदार बिठा दिया है, ना उसे बात करने का पता है, ना फंड्स लग रहे हैं। आप बैठ के इधर प्रोपेगेंडा करते हैं टीवी के ऊपर, ना आपको किसी चीज का पता है। आप सारे जाहिल इकट्ठे होके और मामले को हल ही नहीं होने दे रहे। हम पैसे नहीं देंगे। आप कौन होते हैं पैसे रोकने वाले? हक है हर सूबे का उसका पैसे देना। आप कौन है? आप मुल्क फतह करके आए हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। जो 3 मेन पॉइंट्स हैं जो इस प्रोग्राम से मैंने नोट किए हैं, एक तो वो पॉलिटिक्स का इशू है कि कराची के मसले पर सियासत होती है, दूसरा डेवोल्यूशन ऑफ पावर का है कि इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकली होनी चाहिए ताकि आवाम को पता हो कि उनका सरबराह कौन है और किसको अकाउंटेबल बनाना है। कोई गली मोहल्ले का जिस तरह से बल्दियाती सिस्टम का हमारे पास निज़ाम मौजूद है, उसमें प्रॉपर फंड्स जो है नीचे तक मुंतकिल होने चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा इशू फंड्स का भी है जिस पर दोनों सियासत कर रही हैं, MKMB और पीपल्स पार्टी भी। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। हम जो है कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।